घुटने खराब होने का पहला इंडिकेशन क्या होता है? जब आप जमीन पे बैठ के उठेंगे तो आपको घुटनों में दर्द आएगा। तो दूसरा रीज़न है कि आई डोंट नो क्यों वेस्टर्न टॉयलेट को मॉडर्नाइजेशन का इंडेक्स माना जाता है। हर घर में अगर एक टॉयलेट है और उसके ज़्यादातर लोग 60 साल से कम के हैं तो इंडियन टॉयलेट इज़ बेस्ट। डॉक्टर साहब, चप्पल और जूते क्या घुटनों के, पैरों के दर्द की वजह हो सकते हैं? पर आप कितनी देर पहन रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है। अगर ऐसे टाइप करने पे दर्द हो रहा है तो ये बोन पेन है। लोगों के घर में पेन बाम रहती है, किसी भी तरह के दर्द पर क्या वो पेन बाम काम करेगी? देखिए, पेन बाम का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? वो काउंटर इरिटेंट की तरह काम करता है। अब ये कैसे पता चलेगा कि जितना प्रोटीन हम ले रहे हैं वो काफी है? गाँव में हमेशा सुनते आए कि दाल भात रोटी सब्जी, यही तो है। इसमें प्रोटीन है, सब कुछ है जी। ये कहना कि नहीं चूंकि मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैं प्रोटीन का एक्स्ट्रा सोर्स लूंगा, इट इज़ नॉट रिकमेंडेड मेडिकली। जिम में अगर कोई स्पेसिफिक एथलीट है उसके लिए उनके पास इंस्ट्रक्टर होते हैं, तो मेरी एडवाइस उनके लिए नहीं है। क्या बहुत लंबे समय तक एसी में रहने वाले लोगों की हड्डियों में दर्द होता है? ये नॉर्मल बात है? अगर आप एसी 24 घंटे आपका साथी है तो फिर आपको डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। हमारे पास ऐसे बहुत सारे सवाल आए जिसमें लोगों ने कमर दर्द, घुटने के दर्द और उससे आगे बढ़कर स्लिप डिस्क से जुड़े हुए स्पेसिफिक सवाल पूछे। तो आज हम बहुत सारे सवालों को इकट्ठा करके लाए हैं। हमारे साथ जाने माने ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा, जो कि फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं। आज आपके सवालों पर आधारित रहेंगे। हमारे पूरे पॉडकास्ट में जितनी भी क्वेरीज होंगी उनमें आप अपने सवालों के जवाब ढूंढ पाएंगे। तो आप कह सकते हैं कि ये एक ऑर्थोपेडिक्स की मास्टर क्लास है जो आम आदमी के लिहाज से तैयार की गई है। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब, आज आपको आम आदमी को ऑर्थोपेडिक्स पढ़ानी है। सबसे पहले लोग ये जानना चाहते हैं कि जॉइंट पेन, मसल पेन और बोन पेन क्या ये अलग अलग होते हैं? अगर अलग अलग होते हैं तभी उसी हिसाब से उनका ख्याल रखा जाए। तीनों अलग चीज़ें हैं। जॉइंट अलग है, मसल्स अलग हैं और बोन्स अलग हैं। और तीनों के पेन के रीजन कुछ कॉमन हो सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द रीजन्स अलग अलग होते हैं और उनका ट्रीटमेंट भी अलग अलग होता है। आम आदमी कैसे समझे कि जॉइंट पेन से उसे क्या समझना चाहिए, मसल पेन है तो क्या समझना चाहिए? अगर कोई पर्सन है जब जॉइंट का मूवमेंट नहीं, जैसे मान लीजिए नी जॉइंट लेते हैं या हिप जॉइंट लेते हैं, अगर आप बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, रेस्ट करें और आपको पेन नहीं है तो ये मान लेना चाहिए कि आपको जॉइंट की क्रॉनिक प्रॉब्लम नहीं है। इसमें एक्सेप्शन एक्यूट पेन हो सकता है जिसमें इन्फेक्शन का होता है, उसको मैं हटा रहा हूँ। बट जिस पेन के बारे में जनता पब्लिक जानना चाहती है वो पेन एक्यूट वाला पेन नहीं है, वो क्रॉनिक नैगिंग पेन होता है, रोज परेशान करता है, सालों से चल रहा है। ऐसा कोई भी पेन जो जॉइंट में रेस्ट करने पे नहीं होता और चलने पे बढ़ता है या एक्टिविटी करने पड़ता है, जैसे कंधे का दर्द है, रुका हुआ है कोई दर्द नहीं, पर हम मूव करते हैं तो दर्द है, तो ये जॉइंट का पेन है। ओके। नी जॉइंट, हम बैठे हुए दर्द नहीं, चलना शुरू किए दर्द आया, ये जॉइंट का पेन है। ये जॉइंट के पेन की डेफिनेशन है। मसल पेन की जहां तक बात आई, मसल पेन यूजुअली बहुत अनकॉमन होता है। अच्छा। वो साइट अकॉर्डिंग होता है, क्योंकि अभी जैसे जॉइंट का पेन आपको स्पेसिफिक जॉइंट के ऊपर ही नजर आएगा, मसल्स का पेन उस दो जॉइंट के बीच में आपको फील होगा। तो दो जॉइंट्स के बीच में अगर पेन फील हो रहा है तो वो पेन दो तरह का हो सकता है, या तो मसल का पेन हो सकता है या बोन का पेन हो सकता है। अच्छा। तो दो जॉइंट के बीच का पेन जॉइंट का पेन नहीं है और मसल का या बोन का पेन है, तो आप ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बट इसका मुझे नहीं लगता कि किसी पेशेंट को ये समझने की ज़रूरत है, बट ठीक है, आपका सवाल है तो जवाब दिया मैंने। और मसल पेन में एक इंजरी की वजह से, तो इंजरी स्पेसिफिक इंसिडेंस है, पेशेंट को पता होता है। मसल पेन यूजुअली सेकेंडरी रीजन से हो सकता है, जैसे कि मेटाबॉलिक डिजीज हो, क्रॉनिक डायबिटीज हो, ओल्ड ऑस्टियोपोरोसिस हो, CRF क्रॉनिक रीनल फेल्योर का पेशेंट हो। जो क्रॉनिक डिजीजेस होते हैं उसमें मसल पेन हो सकता है। और चूंकि ऐसा आदमी जिसका जॉइंट खराब है, जिसकी मसल खराब है, तो नहीं चलता, तो उसको ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप होती है, जिसकी वजह से बोन पेन। अब बोन पेन का स्पेसिफिक टेस्ट मैं कुछ बता रहा हूं आपको। सबसे इंपॉर्टेंट है, आप अपने पैर की सिन को उठाइए, इस सिन के ऊपर अपने आप दबा के देखिए। अच्छा। इज इट पेनफुल? अगर ये पेनफुल है तो ये आपका बोन पेन है। अच्छा, ठीक, पीछे की तरफ। हाँ, ये शिन है ना, आगे का फ्रंट फ्लैट पोर्शन, पीछे तो आपकी मसल्स हैं,
फ्रंट पे जो बोन दिखती है जहां आपको आपको फ्लैट, हड्डी फील हो जहाँ रही है। हड्डी फील हो रही है, आप उस पर टैप कीजिए। अगर ये नॉर्मल है तो ठीक है, अगर ऐसे टैप करने पे दर्द हो रहा है तो ये बोन पेन है। दिस इज वन मोस्ट कॉमन साइट, ये देखी जाती है। सेकेंड कॉमन साइट होती है कि आप अपने स्टर्नम को टैप करके देखिए पेन है या नहीं है। अपने सुपरफिशियल बोन्स है ना, क्लेविकल को टैप करके देखिए पेन है या नहीं है, जो हाथ लगने पे हड्डी जो पता हाथ चल रही पता है। चले। ठीक, ये सारे बोन पेन की डायग्नोसिस में आते हैं। बोन पेन का 90% से ज्यादा केवल एक ही रीजन होता है, दैट इज ऑस्टियोपोरोसिस इफ द एज इज मोर देन 40-50। और कभी कभी ऑस्टियोमलेशिया एक कंडीशन होती है जिसमें आजकल का अनकॉमन है, पहले मदर ज्यादा होती थी, मतलब एक लेडी को 4-5 बेबीज होते थे, तो उसमें क्या होता था कि वो बच्चा तो दूध पूरा ले लेता है, मदर को दूध नहीं मिलता था, सप्लीमेंट नहीं मिलता, तो इसलिए उनकी बोन वीक हो जाती थी। उसको ऑस्टियोमलेशिया बोलते हैं। ओके, इट इज वीकनिंग ऑफ बोन ड्यू टू न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी मेनली। ओके ओके, अदरवाइज किसी को जैसे रीनल फेल्योर वाले पेशेंट में भी ऑस्टियोमलेशिया डेवलप होता है, बट उनको जो क्रॉनिक डायबिटिक पेशेंट्स, क्रॉनिक रीनल फेल्योर वाले पेशेंट हैं जिनका कि लगातार डायलिसिस चलता रहता है, उसमें डायलिसिस में जो सॉल्ट मिलाते हैं उसमें कुछ सॉल्ट होते हैं जो बोन में जाके डिपॉजिट होते हैं, जिसकी वजह से ऑस्टियोमलेशिया सेकेंडरी, बहुत रेयर चीज है, उस पे बारे में। तो डायलिसिस के मरीजों को अगर हड्डियों में दर्द हो तो ये दवाओं का साइड इफेक्ट है? ये क्रॉनिक रीनल मतलब क्रॉनिक डायलिसिस का साइड इफेक्ट है। क्रॉनिक डायलिसिस का साइड इफेक्ट है। आपने जो बातें कही उससे मुझे दो सवाल इसमें मिल रहे हैं। एक तो ये कि लोगों के घर में, मैंने ये सवाल क्यों पूछा, मसल, जॉइंट और बोन, लोगों के घर में पेन बाम रहती है, वोलिनी, मूव, वायोडेक्स, अलग अलग नामों से रखी रहती है। किसी भी तरह के दर्द पर क्या वो पेन बाम काम करेगी? देखिए, पेन बाम का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, वो काउंटर इरिटेंट की तरह काम करता है। अच्छा, यानी कि आपको कहीं दर्द स्पेसिफिक पॉइंट पे हो रहा है तो आप पूरे पे जेल लगा लेते हो तो पूरा एरिया बर्न करने लगता है, तो आपका पेन का सेंसेशन टू द ब्रेन मास्क हो जाता है। उसमें कुछ मेंथॉल जैसा रहता हाँ, भी है। तो वो इरिटेट करता है, तो वो जो पेन की मास्किंग हो जाती है तो पेशेंट को लगता है रिलीफ मिल गया। उसकी वजह से कॉज ठीक नहीं होता है बट पेशेंट का पेन रिलीफ हो जाता है। वो मसल रिलैक्सेंट है पेन बाम या नहीं? नहीं। वो क्या कर रही हैं? वो कुछ जैसा मैंने बताया, काउंटर इरिटेंट पहला, कि पूरी नर्व सेंडिंग जिस एरिया में लगाया जाता है उनको बर्निंग सेंसेशन होता है। बर्निंग सेंसेशन से ब्रेन में एक मास्किंग हो जाती है, क्योंकि एक एरिया पूरे एरिया में डिफ्यूज हो जाता है तो ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है और आपको पेन का सेंसेशन कम होने लगता है। ऐसा नहीं कि मैं नहीं यूज करता, हर आदमी यूज करता है। जैसे उसका जो मैं कॉमन यूज बता दूं, जैसे कभी कभी आप थक गए, शाम को आपको नेक पेन हुआ, आप उस पर लगा लीजिए, दैट्स ओके। लोग अक्सर यहाँ लगा सकते हैं। किसी को बैक पेन है, क्रॉनिक है, बीमारी नहीं है, नॉर्मली डॉक्टर को दिखाया, फिट है, थोड़ा बहुत बैक पेन हुआ, उस पर लगा लीजिए। मैं उसको मना नहीं कर रहा हूँ, बट उसका कोई ट्रीटमेंट वैल्यू नहीं है, वो केवल आपके पेन को रिलीफ करता है। कुछ देर के लिए आपको राहत मिल जाएगी, फिर दर्द चला जाएगा। यानी वो क्रीम ने अपना काम कर दिया। अब आपने दूसरा जिक्र किया महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस होने का। महिलाओं में ही ऑस्टियोपोरोसिस ज्यादा होता है या पुरुषों को भी होता है? दोनों को होता है, महिलाओं को ज्यादा होता है क्योंकि महिलाओं में हार्मोनल चेंज होते हैं। पोस्ट मीनोपॉज के बाद ईस्ट्रोजन लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से पोस्ट मीनोपॉज यानी करीब 42 साल से लेकर 52 साल के बीच में 90% महिलाओं का मीनोपॉज हो जाता है। ऐसी महिलाओं को चूंकि उनको मीनोपॉज पहले होता है, ऑस्ट्रोजन विड्रॉल होता है, जिसकी वजह से उनकी हड्डियां वीक पहले होने लगती हैं। एक 60 साल का आदमी और एक 60 साल की महिला में, 60 साल की महिला में ऑस्टियोपोरोसिस मिलेगी, 60 साल के आदमी में ऑस्टियोपोरोसिस अनकॉमन है या नहीं मिलेगी। लेकिन होगी पुरुषों में भी? पुरुषों में भी होगी। जो मीनोपॉज के बाद करीब 60 ईयर्स पे ऑस्टियोपोरोसिस का लेवल होगा, वो अगर एक फिट आदमी है तो उसमें 70 प्लस के बाद होगा, मतलब वो एज रिलेटेड ऑस्टियोपोरोसिस होगी। होता क्या है कि फीमेल्स में अर्ली ऑस्टियोपोरोसिस क्यों होती है, क्योंकि 45 ऑन एवरेज 45 to 50 के बीच में मेनोपॉज होता है, तो हार्मोन विड्रॉल होता है, तो उसकी वजह से उसकी हड्डियां वीक होनी शुरू हो जाती हैं। जबकि एजिंग प्रोसेस अगर हम कहें, जो ओल्ड एज एक नॉर्मल फिट आदमी को माना जाता है, तो 60 प्लस पे होता है। तो ये जो 45 to 60 के बीच की जर्नी है जो बिना हार्मोन के चली, उसमें हड्डियां तो कमजोर हो ही रही ना, और 60 के बाद वो उसी स्पीड से नॉर्मल, 60 के बाद मेल फीमेल में कोई फर्क नहीं रहता,
बॉडी के मेटाबॉलिज्म में, ऑलमोस्ट 99%। तो उसके बाद तो वो एज की वजह से अपने आप डिजनरेट करती है। तो एक चीज पहले से ही डिजनरेटेड है, वो और डिजनरेट करती है। तो होती दोनों में है, बट पुरुषों में ये प्रॉब्लमेटिक कम होती है, महिलाओं में ये प्रॉब्लमेटिक ज़्यादा होती है। एंड आफ्टर द एज ऑफ 75-80 दोनों में ऑस्टियोपोरोसिस का इंसिडेंस ऑलमोस्ट सिमिलर ही माना जा सकता है। तो क्या मेनोपॉज के दौरान महिलाओं को जब ईस्ट्रोजन विड्रॉल हो रहा है उस दौरान क्या सप्लीमेंट्स लेने शुरू कर देने चाहिए? ऑस्टियोपोरोसिस से बचने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहला, ऑस्टियोपोरोसिस से किसी को बचना है तो अपने आप को फिट रखना है। लेकिन अब मीनोपॉज तो एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, हार्मोनल प्रोसेस है। उसको बचने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि मीनोपॉज का प्रोसेस है क्या। मीनोपॉज इज नॉट सिंगल डे फिनोमेना। बहुत सारे पेशेंट्स, लोगों को ये लगता है कि मेरा आज पीरियड बंद हुआ तो अब मेरा मीनोपॉज हो गया। दिस इज द पीक ऑफ मीनोपॉज, क्योंकि हार्मोन एक दिन में स्विच ऑफ नहीं होता। इट इज स्लो ग्रोइंग क्रॉनिक प्रोसेस है। पहले से कम वो हो पहले रहा से ही शुरू हो जाता है। करीब ये समझ लीजिए कि अगर हम मिनिमम 1 साल पहले से लेकर के मिनिमम ड्यूरेशन अगर हम मीनोपॉज का मान लें तो 3 साल होता है मिनिमम, लेकिन मैक्सिमम इट में एक्सटेंड अप टू 7 years। अच्छा जी, मैक्सिमम बताया मैंने, मिनिमम भी बताया मैंने। यानी कि अगर किसी को मार्च 2012 में किसी को पीरियड्स बंद हुए तो यानी कि वो उसका मीनोपॉज हार्मोन का लेवल फॉल होना कम से कम 2 साल 3 साल पहले से कम होने लगता है। उसकी वजह से बहुत सारी फीमेल्स को जो हार्मोन विड्रॉल के सिम्टम्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा अनडायग्नोज या मिसडायग्नोज एंटिटी होती है। क्योंकि वो कभी जनरलाइज बॉडी पेन बताती है, फटीग बताती है, अच्छा नहीं लगता बताती है, गुस्सा आने लगता है, चिड़चिड़ापन होता है, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। और कभी बॉडी के किसी पोर्शन में तकलीफ, कभी किसी पोर्शन में तकलीफ, वो बेसिकली विड्रॉल की वजह से एक फिक्स कोई कंप्लेन नहीं होती है। इस चक्कर में जो पेरीमीनोपॉजल की वुमेन होती हैं वो कई सारे डॉक्टरों के दरवाजे पे जाती हैं। कभी वो सर दर्द के लिए जाती हैं, कभी वो पसीने के लिए जाती हैं, बिल्कुल, कभी वो थकान के लिए जाती हैं, कभी इरेगुलर पीरियड्स के लिए जाती हैं। पर समझने की बात एज ए क्लिनिशियन ये ज़रूरी है, और एज ए पेशेंट आपको ये समझने की ज़रूरत है कि इफ़ यू आर फॉलोइंग इन पेरीमीनोपॉजल फेज तो बेस्ट ये है कि आप अपनी मम्मी से पूछिए कि उनको मीनोपॉज कब हुआ था। दिस इज बेस्ट इंडिकेटर। सेकेंड, अगर मम्मी नहीं है या मम्मी से बात नहीं हो रही तो अपनी सिस्टर से पूछिए जो अगर आपसे बड़ी है। अगर आप बड़ी हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो उससे आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि कब आपके जेनेटिक लेवल पे मीनोपॉज है, और उसके 2 साल पहले और 2 साल बाद तक जो वेग सिम्टम हो, यू थिंक इट इज वेग, नॉट कन्फाइंड टू वन प्रॉब्लम वेरी करे, कभी यहाँ दर्द, कभी वहाँ दर्द, कभी सर दर्द, कभी पसीना, कभी गुस्सा, कभी चिड़चिड़ापन। और आपके आप इसकी बेस्ट डायग्नोसिस कौन कर सकता है? जो आपके साथ रह रहा है। आपका चेंज इन बिहेवियर सबसे पहला प्रॉब्लम आता है। आप इरिटेट होने लगते हैं, आपको गुस्सा आने लगता है, तो वो जो आपके घर में एक बेचारा या बेचारे हैं, आप पतियों को बेचारा बता रहे हैं अभी के इस फेज के लिए देखिए, उनके लिए जरूरी है, मैं पतियों के लिए जरूरी है कि जब आपको लगे कि आपकी फीमेल वाइफ को मीनोपॉज के फेज में गई है, उसकी एज 43-44 है, और आप देख रहे हैं कि एक विजिबल डिफरेंस आ रहा है उसके बिहेवियर में, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी में, कि कितने पे वो गुस्सा करती थी अब नहीं कर रही है। ये जो बिहेवियरल चेंज का ऑब्जर्वेशन तो वही करेगा ना जो सबसे ज़्यादा आपके क्लोज है। अगर आपको ये लग रहा है कि आपकी पत्नी के साथ ऐसा हो रहा है कि वो आप पे अचानक बहुत मेहरबान हो गई है, तो आप मान लीजिए कि वो मेनोपॉज के नज़दीक है। अगर उसकी एज 40+ है तो जो अचानक ज़्यादा गुस्सा नहीं करेगी। मेहरबान होने का मतलब तो वही है ना मेरा। तो अपने आप को जिम्मेदार ना माने। आप ना उसको जिम्मेदार मांगने ना अपने आप को जिम्मेदार मानने। आपको इस फेज में उसके साथ ज़्यादा रहना है, आपको उसको अंडरस्टैंड करना है। और ये बात और कुछ ही चीज़ें दी जाती हैं इसमें। मैं हार्मोनल थेरेपी का बहुत एडवोकेसी नहीं करता। हार्मोनल थेरेपी तभी देनी चाहिए जब प्री मीनोपॉज है। अगर किसी नॉर्मली इंडियन फीमेल का मीनोपॉज 45 to 50 के बीच में होता है, ऐसी फीमेल्स को ईस्ट्रोजन थेरेपी देना आई डोंट रिकमेंड। बीइंग ऑर्थोपेडिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट दे सकते हैं, आई एम नॉट कंट्राडिक्टिंग, वो भी बहुत ज़्यादा एडवोकेट नहीं करते। ठीक है, तो उसकी बजाय सिंपल सी दवाएं चलती हैं जिसमें कि कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं। मैं नाम लेना चाहता हूँ कुछ मेडिसिन का, जैसे कि मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ सेलिकल आइसो यूज़ करता हूँ, या बायो D3 फेम यूज़ करता हूँ,
इसके अलावा इसमें कैल्शियम, विटामिन डी, B12 और आइसोफ्लेविन होता है जो प्लांट से निकलता है। इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये आपके मेनोपॉजल फेज के बिहेवियरल चेंजेस को कंट्रोल करता है। इसके अलावा एक और टैबलेट मैं यूज़ करता हूँ विटामिन B6 एंड फोलिक एसिड कॉम्बिनेशन, जो ट्रेड नेम से अवेलेबल है B-Long-F। ये दोनों लेना चाहिए और विटामिन डी आपको वीकली लेना चाहिए। और विटामिन डी अगर आपका ठीक है और या आप रेगुलर ले रहे हैं तो 15-20 हफ्ते के बाद आप उसको हर 15 दिन में एक बार लेते रहें। और लेकिन ये 10 दिन 15 दिन लेना है तो कोई फायदा नहीं होगा। You start it and continue it for around 3, 4, 5, 6, 7, 8 months, year, 2 year, if you feel it is benefiting you. तो B12 लेना है, B12 लेना है, कैल्शियम लेना है, विटामिन B6 लेना है, फोलिक एसिड लेना है, along with विटामिन डी भी, आइसोफ्लेविन, जो आइसोफ्लेविन कॉम्बिनेशन। ये यूजुअली काफ़ी सारे पेशेंट्स को रिलीफ देता है। और मैं कहता हूँ कि अपने पेशेंट्स को मैं कहता हूँ कि जब कभी हस्बैंड वाइफ आते हैं तो बोलता हूँ कि दवा ये खाएंगे और आपको आएगा, क्योंकि आपको गुस्सा नहीं आपको गुस्सा नहीं झेलना पड़ेगा। तो जोक्स अपार्ट, इट इज़ अ रियल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। वी हैव टू अंडरस्टैंड आवर पार्टनर। हड्डियों की मजबूती के लिए चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष, आमतौर पर लोग सोचते हैं कि 40 के बाद हम कैल्शियम लेना शुरू कर दें। सिर्फ कैल्शियम काफ़ी होता है क्या? यूजलेस। अगर आप आइसोलेटेड कैल्शियम की गोली खा रहे हैं तो दैट इज यूजलेस। एनी कैल्शियम विदाउट विटामिन डी इज चूना, खाना नहीं चाहिए। अगर आप ले रहे हैं तो कैल्शियम विद विटामिन डी इज मैंडेटरी, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। तो कैल्शियम भी लें और विटामिन डी भी लें। हाँ, मैं लेकिन मेल्स के लिए कभी रिकमेंड नहीं करता कि 40 साल में कोई मेल कैल्शियम खाए। तो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। यस, मेनोपॉजल फीमेल्स के लिए रिकमेंडेड है, मेल्स के लिए रिकमेंडेड। ओके, कैल्शियम भी 2 तरह के आते हैं। कई तरह के आते हैं, कई तरह के आते हैं, वाटर अलग सॉल्युबल, उनसे मतलब वो सब, ये सब मार्केटिंग का तरीका है। चूएबल टैबलेट्स, हाँ, वो सब, वो दैट इज सेलिंग पॉइंट फॉर। तो कैसे चुने इंसान अपना कैल्शियम? कोई भी ले, बात एक ही है, एक ही बात, एक ही बात। सब ऑलमोस्ट सब सिमिलर एक है। हाँ, इसमें एक चीज मैं बताना चाहूँगा, कुछ पेशेंट्स को जो उसमें सॉल्ट का कॉम्पोजिशन होता है, जैसे मैंने कैल्शियम खाया, आपने सुना कुछ लोगों को कैल्शियम खाते हैं उनको ब्लोटिंग होती है। तो इट्स बेटर that you take different brands। एक ही दवा लगातार ना लें। ना। आपको जैसे आपने कोई भी एक्स कैल्शियम लिया, उसके खाने से आपको ब्लोटिंग हो रही है, आपको गैस्ट्राइटिस बढ़ गई है, तो उस एक्स को हटा करके वाई ब्रांड लीजिए कैल्शियम का, जेड ब्रांड लीजिए कैल्शियम का। थोड़े थोड़े उसमें सॉल्ट चेंज होता है, कैल्शियम सिट्रेट, मैलेट, कैल्शियम विटामिन के साथ लीजिए, विटामिन B12 के साथ लीजिए, अलग अलग मिलते हैं। जिस टैबलेट से आपको सबसे कम ब्लोटिंग हो वो आप याद कर लीजिए, वो लेते रहिए। अगर इससे एक छोटा सा सवाल इससे जुड़ा हुआ ये है कि कैल्शियम के साथ विटामिन B12 मिक्स आ रहा है, तो अब अलग से विटामिन B12 लें कि नहीं? नो, नॉट एट ऑल, जरूरत नहीं है। विटामिन B12 यूजुअली आप अगर 3-4 हफ्ते तक अगर लगातार B12 ले लेते हैं तो आपका B12 हाई हो जाता है। तो बहुत सारे पेशेंट बहुत परेशान हो जाते हैं। तो उनके लिए मेरा ट्रीटमेंट ये होता है कि मैं कैल्शियम एंड B12 का जो कॉम्बिनेशन होता है, जो मैं लिखता हूँ कैल्शियम एंड B12 का, मैं अल्टरनेट दे देता हूँ। उससे क्या होता है, B12 हाई नहीं होता। नॉर्मली कुछ सॉल्ट्स ऐसे अवेलेबल, कुछ ब्रांड्स ऐसे अवेलेबल जिसमें कैल्शियम एंड B12 लेवल में 500 माइक्रोग्राम कैल्शियम B12 है अलॉन्ग विथ कैल्शियम, तो वो लेने से बहुत नुकसान नहीं होता है। और एक चीज़ और बता दूं, अगर आपका B12 लेवल 2000 भी आ गया है तो आप कुछ मत कीजिए, 1 हफ्ते मत खाइए, पानी पीजिए, वाटर सॉल्युबल विटामिन वो बह जाएगा। डरने की जरूरत नहीं। थैंक गॉड। अब यहाँ सप्लीमेंट्स की बात हो ही रही है तो थोड़ा सा और लेवल आगे बढ़ाते हैं। बहुत सारे यंगस्टर्स लेते हैं सप्लीमेंट, खास तौर पर बॉडी बनाने के लिए। उसमें स्टेरॉइड्स भी होते हैं, उसमें प्रोटीन के अलग अलग प्रकार होते हैं जो जिम में अवेलेबल होते हैं। उसके लिए क्या नियम होना चाहिए आम आदमी के लिए भी, और जो जिम में जाकर कसरत कर रहा है और बॉडी बनाना चाहता है उसके लिए भी? देखिए कि एक फिट नॉर्मल आदमी, जो नॉर्मल पब्लिक जो हमारे प्रोग्राम को देखे, जो जिम में अगर कोई स्पेसिफिक एथलीट है या प्लेयर है, उसके लिए उनके पास इंस्ट्रक्टर होते हैं, तो मेरी एडवाइस उनके लिए नहीं है। क्लियर? नॉर्मल पब्लिक को, जिसको कोई एथलेटिक एसोसिएशन नहीं जाना है, किसी गेम्स में नहीं है, इसमें नहीं है, कि एक नॉर्मल हेल्दी आदमी के लिए किसी भी आर्टिफिशियल प्रोटीन सोर्स को लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो नेचुरल हेल्दी डाइट है आपको उससे मिलता है। तो मैं कभी रिकमेंड नहीं करता कि आप प्रोटीन लें।
ऐसा माना जाता है कि वेजिटेरियन डाइट से कभी भी प्रोटीन पूरा नहीं होता। अगर वो पर केजी बॉडी वेट के नियम को हम लागू करें तो क्या वेजिटेरियंस को अपनी डाइट से पूरा प्रोटीन मिल सकता है? 100% मिलता है। मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, मुझे लगता है कि मैं फिट हूँ। और इसके अलावा आप समझिए कि वेज में सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर कोई प्रोटीन लेना चाहता है तो पनीर ले सकता है, सोयाबीन ले सकता है, दाल ले सकता है, नट्स ले सकता है। ये सारी चीज़ें प्रोटीन की सोर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें। पर ये कहना कि नहीं चूंकि मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैं प्रोटीन का एक्स्ट्रा सोर्स लूँगा, इट इज़ नॉट रिकमेंडेड मेडिकली। अच्छा। और एक चीज़ और बता दूँ, दुनिया में सबसे स्ट्रांग जो जानवर है उसको हम एलिफेंट, हाथी कहते हैं, वो प्योर वेजिटेरियन है। और व्हेल जो समंदर में जो सबसे बड़ी मछली है दुनिया की, वो भी वेजिटेरियन है। तो ये कहना कि वेजिटेरियन वेज में प्रोटीन नहीं होता, ये मिथ है। अब वो जानवर हैं डॉक्टर साहब, हम इंसान हैं। तो हमारे पास उनसे ज़्यादा खाने के ऑप्शन है। आयुर्वेद में सबसे ज़्यादा एक पूरा मार्केट है कि कैसे आप अपनी इम्यूनिटी को, प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए जड़ी बूटियां ले सकते हैं। आपके पास ऐसे मरीज आते हैं जो आयुर्वेद की जड़ी बूटियां लेने के बाद आप तक पहुंचे, या आप रिकमेंड करेंगे कि लोग ले सकते हैं आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां? जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो लोग जड़ी बूटियाँ लेते हैं, जो सड़क पे लोग बेचते रहते हैं, उनसे लेते हैं। मैं उसके बारे में नहीं कुछ कह पाऊँगा। आयुर्वेद एक अलग स्पेशलिटी है जिसके बारे में मैं अप्रोप्रिएट आदमी नहीं हूँ कि मैं उस पर कमेंट करूँ, क्योंकि वो एक अपने आप में एक साइंस है। अगर हम देखें तो सुश्रुत, जिसको फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है ग्लोबली, वो आयुर्वेदाचार्य ही थे। तो हम, मेरे लिए ये कहना इम्पॉसिबल है कि मैं कहूँ कि आयुर्वेद खराब है। हाँ, मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि सारे आयुर्वेदाचार्यों को मिलकर के एक साइंटिफिक स्टडी के फॉर्म में उसको आगे बढ़ाना चाहिए। आई डोंट हैव एनी साइंटिफिक बेसिस टू डिनाई इट और टू सपोर्ट इट, बट बहुत सारे साइंस के रिसर्च आ रहे हैं जिसमें आयुर्वेद की चीज़ें अच्छी हैं। आप देखिए, हमारी हल्दी को अमेरिका पेटेंट कराता है, तो ये हमें मालूम नहीं है। तो आयुर्वेद पे मेरा कोई सवाल नहीं है। आयुर्वेद एक अपने आप में एक साइंस है जिस पे बहुत सारी रिसर्च की जरूरत है। जो किसी भी वजह से पीछे छूट गया, मुझे लगता है उस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। भारत में बाकायदा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है जो आयुर्वेद को प्रोपोगेट करती है। वो तो अभी बनी है, पर उसके पहले तो बिकॉज ऑफ XYZ रीजन, कोई भी रीजन था, पर आयुर्वेद के ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया गया। मुझे लगता है उस पर ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन इंटरनेट से देखकर जड़ी बूटियां नहीं खानी चाहिए। आपकी सेहत आपके हाथ, जैसा आप चाहे वैसा होगा। फिर बाद में आप डॉक्टर्स को ढूंढेंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि क्या ये पता लगाया जा सकता है कि किसी के शरीर में प्रोटीन की कमी है या नहीं है? मतलब हाँ, बिल्कुल पता लगाया जा सकता है। आदमी को देख के पता लगता है। अगर कोई फिट आदमी है तो नॉर्मली मैं मानूंगा कि उसमें प्रोटीन कमी नहीं है। हाँ, अगर कोई सिक पेशेंट है, सिक पेशेंट में मतलब जैसे क्रॉनिक रीनल फेलियर का पेशेंट है, क्रॉनिक डायबिटीज का पेशेंट है, बहुत दिनों से डायलिसिस पे है पेशेंट, वो पेशेंट है, कोई ऐसा रीजन है, क्रॉनिक इन्फेक्शन है, पस डिस्चार्ज है, ट्यूबरकुलोसिस है, जिसमें प्रोटीन का कंजम्पशन बॉडी में हो रहा है, तो ऑब्वियसली उसे प्रोटीन डिफिशिएंसी उसकी शक्ल पे दिखेगी। आपने कभी कैकेक्सिक मरीज नहीं देखा? आपने कभी, आप देखिए ना कि प्रोटीन माल न्यूट्रिशन के जो लोग पूछना चाहते हैं वो जाके गूगल पे फोटो देख लेना। प्रोटीन मालनरिश चाइल्ड कैसा होता है, प्रोटीन मालनरिश फीमेल मेल कैसे होते हैं, पब्लिक कैसे होती है, तो पता चलेगा। प्रोटीन डिफिशियंसी आपके चेहरे से नजर आती है। अच्छा। हाँ, यहाँ पे हम 4-5 लोग जो भी सामने बैठे हुए हैं, किसी को प्रोटीन डिफिशियंसी नहीं है। आप अगर सिक होंगे तो ही प्रोटीन डिफिशियंसी होगी। तो डॉक्टर्स और फिटनेस इंडस्ट्री से जुड़े हुए बहुत सारे लोग ये कहकर डराते हैं कि बुढ़ापे में आपकी मसल्स जो हैं वो वीक हो जाएंगी, फिर आपको दिक्कतें होंगी। उसके लिए एक मेडिकल टर्म भी है कि आप कमज़ोर हो जाएंगे। तो इसलिए पहले से प्रोटीन जो है अपनी बॉडी में उसका स्टोर आप तैयार रखें। अब ये कैसे पता चलेगा कि जितना प्रोटीन हम ले रहे हैं वो काफ़ी है या स्टोर को बनाने की ज़रूरत है बुढ़ापे के लिए? आयुर्वेद और एलोपैथ, ये सब ज़्यादा से ज़्यादा, एटलीस्ट एलोपैथ 300-400 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं है। आयुर्वेद को अगर हम मान लें बहुत पुरानी है, या जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है बहुत पुरानी है। ह्यूमन बॉडी उसके पहले से है, और जिसको जितनी ज़रूरत होती है, भगवान ने ये जो स्ट्रक्चर बनाया है वो अपने आप में कंप्लीट बनाया है। अगर मुझे प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होगी तो मेरा प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन बॉडी अपने आप बढ़ा देती है। अगर हमारे पास प्रोटीन एक्स्ट्रा है तो बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगी, वो पास हो जाएगा। आप कोई भी चीज़ खाते हैं, बायोफीड मैकेनिज्म है बायोलॉजी में, हमारे सेल्स में होता है कि अगर हमारे जिस चीज़ की डिफिशियंसी मेरी बॉडी में होगी
उस चीज का एब्जॉर्प्शन बॉडी खुद बढ़ा देती है। अच्छा, लेकिन वो प्रोटीन आएगा कहाँ से? खाना खाने से। आप खाना खाओगे तो खाने में प्रोटीन होता है ना। ऐसा माना जाता है ना, भारतीय थाली में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, फैट ज्यादा है, प्रोटीन तो नदारद रहता है। मुझे नहीं लगता कि हम लोग तो गांव में हमेशा से सुनते आए हैं कि दाल भात रोटी सब्जी, दही दूध, गुड़ चना, यही तो है। इसमें मतलब प्रोटीन है, सब कुछ है जी। चना में प्रोटीन हो गया, दाल में प्रोटीन हो गया, दही में प्रोटीन हो गया, ठीक। तो सब्जी तो सब तो बता दिया। तो ये मिथ है, ये मार्केटिंग इंडस्ट्री का अपना एक तरीका है। जैसे सब चीजें बिक रही हैं वैसे वो भी लगे हुए हैं बिकने में। दैट इज ओके, बट इट इज नॉट रिकमेंडेड मेडिकली। आपका चॉइस है, आपकी अफोर्डेबिलिटी है, आप खाइए, एंजॉय कीजिए, दैट इज ओके। लेकिन इट इज नॉट। अब कोई जिनकी बात आप कर रही हैं वो पॉपुलेशन हिंदुस्तान में ज्यादा से ज्यादा 15% है। 85% प्रोटीन खरीद के खा नहीं सकते हैं, करेक्ट। तो मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। लेकिन जो बात डॉक्टर साहब ने कही है, थाली में से जो चुना है उस पर आपको भी ध्यान देना चाहिए। दाल, दूध, दही और गुड़, दाल, चना, भात, रोटी, सब्जी, गुड़, चना, छाछ, ये आपकी थाली में होना चाहिए, फिर हम इसे मान लेंगे संतुलित थाली है। खाने की बात चली है डॉक्टर साहब, हड्डियों की सेहत के लिए घी कैसा माना जाता है? दो इट इज अ कंट्रोवर्शियल टॉपिक। हड्डियों के बारे में ये कहा जाता है कि उसमें फैट का बहुत रोल नहीं है। लेकिन यस, अगर जो मैं फैट का मतलब ये डालडा की बात नहीं कर रहा हड्डियों से मतलब मसल्स, जॉइंट्स, मैं सभी को ले रही हूँ साथ में। हर चीज का एक लिमिटेड स्कोप है। जैसे देसी घी लोग खाते हैं जो तो वो तो अच्छा होता है ना, वो ब्रेन के लिए भी अच्छा होता है। फैट की रिक्वायरमेंट होती है। अब फैट की रिक्वायरमेंट ये नहीं होती कि आप रोज 1 किलो फैट खाएं, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। जो आप जंक फूड खाते हैं उसमें बहुत सारा फैट होता है, उसकी जरूरत नहीं है, वो डिपॉजिट होने लगता है। फैट की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है बॉडी को, और वो इसेंशियल है। ऐसा नहीं कि किसी का फैट एकदम जीरो कर दें और वो सर्वाइव करे, नहीं पॉसिबल है। ब्रेन में जितनी सेल्स होती हैं उसके चारों तरफ फैट ही फैट होता है, ठीक। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो होते हैं, दो तरह के होते हैं, पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इसेंशियल हैं, हेल्दी हैं। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स वाले भोजन को खाना चाहिए। और देसी घी जो पुराना हमारे यहाँ होता था उसमें पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ज्यादा होते थे, इसलिए वो सेहतमंद माना जाता है और हेल्दी माना जाता है। घी का कटोरा पीने की जरूरत नहीं है। वो डिपेंड करता है कि आप किस स्टेज पे हैं। आप एकदम बहुत वीक हैं, आप खटिया पे पड़े हुए हैं, आप माल नरिश्ड हैं, तो आप खाइए, बॉडी उतना एब्जॉर्ब करेगी। लेकिन आप ऑलरेडी हेल्दी हैं तो फिर वो आपको एक्स्ट्रा हेल्दी बना देगी। सिगरेट और शराब जैसी चीजें बोन हेल्थ के लिए कैसी हैं? सिगरेट एक ऐसी चीज है और शराब भी एक ऐसी चीज है, आप कुछ भी कर, बॉडी की हर मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है। विदाउट एनी explanation, I am saying both are bad for every cell of body, including bone health. क्या ये बात सही है कि बहुत सारी फीमेल्स हड्डियों के दर्द की शिकायत लेकर आती हैं, लेकिन असल में वो स्ट्रेस इंड्यूस्ड होता है, यहाँ दर्द है वहाँ दर्द है? ये यूजुअली पेरीमेनोपॉजल की फीमेल, जो आपको मैंने पहले बताया, ये पेरीमेनोपॉजल की फीमेल का होता है। और कोई भी पेन कुछ जैसे कि अगर आपके घर में कोई है या आपको खुद अगर फ्लीटिंग जॉइंट पेन, बॉडी पेन है, जॉइंट पेन की बात नहीं कर रहा, बॉडी पेन, कभी आपके यहाँ दर्द हो रहा है, कभी यहाँ बदलता रहता है शरीर इधर उधर, वेग से सिम्टम, नॉट स्पेसिफिक एंड फिक्स, तो यूजुअली ये आपको देखना पड़ेगा कि आपका एनवायरनमेंट कैसा है। आपके पास आसपास कुछ तो ऐसा है जो आपके अच्छा नहीं लग रहा है, जो आपको चैन की नींद नहीं दे रहा है। मुझे लगता है कि आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। आपकी फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ, उसमें बैलेंस करने की जरूरत है। ऐसे मरीज आते हैं? ऐसे मरीज बिल्कुल आते हैं। और इसमें आजकल मैंने देखा है कि जो लोग रात भर अमेरिका के लिए काम करते हैं और दिन में इंडिया में सोते हैं, ऐसे लोग इसमें काफ़ी फॉल कर रहे हैं, स्पेशली यंगस्टर्स। यानी नाइट शिफ्ट जो कर रहे हैं, वो दिन भर सोते हैं, रात में अपने काम में बिजी रहते हैं, तो सोशल लाइफ खत्म हो जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो एक ये बहुत छोटे सेगमेंट की बात कर रहा हूँ, बट जो है फैक्ट वो है फैक्ट। अच्छा, तो बहुत लंबे समय तक नाइट शिफ्ट नहीं करनी चाहिए? इट्स बेटर नॉट।
सन एक्सपोजर इज मस्ट फॉर एवरीथिंग। ओके कुछ सवाल हमारे पास डॉक्टर साहब फ्रैक्चर से जुड़े हुए आए कि जिन लोगों को हड्डी टूट गई और उसके इलाज के बाद रॉड स्क्रू प्लेट्स ऐसी चीज़ें लगी, उनकी बोन्स पहले की तरह नॉर्मल काम नहीं कर पाती, ये बात कितनी सही है? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बात सही नहीं है। बिल्कुल भी। मैंने इसीलिए गलत नहीं कहा, ये बात सही नहीं है, जी। मैंने सोचा और फिर बोला। आप देखिए, जो भी स्क्रू, इम्प्लांट, रॉड, प्लेट्स पड़ती हैं वो टेम्परेरी पड़ती हैं। ये मतलब हर ऑर्थोपेडिक सर्जन को पढ़ाया जाता है कि आपकी बॉडी में कोई भी इम्प्लांट लगे, जब बोन यूनियन हो जाए विच इज़ ऑल मतलब 2 years प्लस, तो आपको वो इम्प्लांट निकलवा देना चाहिए। बट यहाँ पे जुडिशियस डिसीजन ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका जो इम्प्लांट, मैंने किसी को, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई प्लेट लगी हुई है, तो ये प्लेट मैं नहीं निकालता, दो इट इज रिकमेंडेड। अच्छा, दो आई एम सेइंग इट इज रिकमेंडेड दैट रिमूव ऑल द इम्प्लांट एक्सेप्ट जॉइंट रिप्लेसमेंट। ठीक है। जैसे नी रिप्लेस किया तो वो नहीं रिमूव हो सकता, हिप रिप्लेसमेंट हुआ तो नहीं। मैसेज कुछ गलत ना जाए इसलिए मैं बता रहा हूँ, जॉइंट रिप्लेसमेंट इज नॉट रिप्लेसेबल, वो नहीं हट सकते। उसके अलावा जो भी बॉडी में इम्प्लांट है, बेहतर है कि वो हटा दिए जाएं, और आप ये डिसीजन अपने डॉक्टर पे छोड़िए, वो जो डिसाइड करे वो करिए। क्योंकि कभी कभी कैसा होता है कि हम जॉइंट कोई भी इम्प्लांट निकालने जाते हैं और उसके निकालने में हमें ये ज्यादा रिस्क हो कि डैमेज ज्यादा हो जाएगा, तो इट्स बेटर नॉट टू रिमूव। तो उसके पड़े रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं? उसके पड़े रहने से इसीलिए मैंने कहा ना, अपर लिम में यूजुअली मतलब पेल्विस के ऊपर वाले पार्ट में या पेल्विस में तक कोई प्रॉब्लम नहीं करता, लेकिन बिलो नी, जिसमें मतलब बिलो पेल्विस, हिप हुआ, फीमर हुआ, थाई बोन, लेग बोन, ये सारी जगहों पे जो वेट बेरिंग पोर्शन है, वहां से इम्प्लांट निकालना बेहतर होता है। क्योंकि जहां जिस जगह पे इम्प्लांट, जितनी देर तक इम्प्लांट रहता है जिस एरिया में, उसके ऊपर का एरिया वीक है, उसके नीचे का भी एरिया वीक है, तो अगर आप गिरेंगे तो उस जंक्शन से टूटेगा, तो उसका रिपेयर डिफिकल्ट होता है। अच्छा, तो कितने समय बाद ये फैसला लिया जाए? 2 साल के बाद। नॉर्मल स्क्रू या वायर्स हैं उनको नहीं निकालना? स्क्रू है छोटे मोटी चीज, मैं इसलिए मैं बड़ा समरी में बोलना चाहूंगा एक बार फिर, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आइडियली ऑल द इम्प्लांट शुड बी रिमूव्ड एक्सेप्ट जॉइंट रिप्लेसमेंट इम्प्लांट। ऑल अदर इम्प्लांट शुड बी रिमूव्ड इफ योर डॉक्टर इज रेडी एंड एडवाइजिंग। ये केस टू केस बेसिस पर डिसाइड होता है, लेकिन वो इंसान नॉर्मली काम कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, उसकी बोन्स पहले जैसी हो भाग सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। क्या ऐसा भी होता है कि इस तरह की चीजें लगी हो तो एमआरआई नहीं कराया जा सकता? ये एक आजकल अच्छे इम्प्लांट आ गए हैं, टाइटेनियम के इम्प्लांट आ गए हैं, और डिफरेंट टाइप के स्टेनलेस स्टील भी डेवलप हो चुके हैं जो एमआरआई कॉम्पिटेबल है। और अगर आपकी बॉडी में कोई इम्प्लांट पड़ा है तो एमआरआई हो सकता है। Only 2 absolute contraindications are, 2 चीजें ऐसी हैं जिसके बाद एमआरआई बिल्कुल नहीं कराना चाहिए। एक कॉक्लियर इम्प्लांट, अगर आपके बॉडी में कॉक्लियर इम्प्लांट है तो आपको एमआरआई नहीं कराना चाहिए। दूसरा, कभी कभी वो न्यूरोसर्जरी वाले या कार्डियक वाले कुछ स्टंट डालते हैं, जो मेटेलिक स्टंट होते थे, मेटेलिक वूल्स आते थे, न्यूरोसर्जन यूज करते थे। अगर ये पड़े हैं तो these two are absolute contraindication for MRI। रेस्ट ऑल डिपेंडिंग ऑन कि आप, जैसे कि आपके नी में इम्प्लांट पड़ा है तो आपके नी का एमआरआई नहीं हो सकता, आपकी पूरी बॉडी का एमआरआई हो सकता है। अगर पैर में रॉड स्क्रू कुछ है तो सब तब एमआरआई हो सकता है, बट उस एरिया का करोगे तो क्वालिटी ऑफ एमआरआई इमेज विल नॉट बी गुड, बट बाकी पूरी बॉडी का एमआरआई आपका ठीक से हो सकता है। ओके, लेकिन इवन देन आई एम सेइंग टॉक टू योर डॉक्टर। ओके, घुटनों के केस में कुछ लोगों के ये सवाल थे कि किस उम्र में जाकर ये टेंशन लेनी चाहिए कि घुटने खराब होने की नौबत आ सकती है, और क्या इसमें भी एज ग्रुप और जेंडर इससे फर्क पड़ता है? जी हाँ, सबसे पहली चीज है एक्टिविटी। अगर आप एक्टिव हैं, फिट हैं, रेगुलर वॉक कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और आपकी एज 50-60 साल तक है और आपको घुटनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो डू नॉट क्रॉस चेक योर नी। सब ठीक है, सब ठीक। क्योंकि एजिंग का चेंज आएगा, आप उसको स्टॉप नहीं कर सकते। तो अगर आपको
आपका जॉइंट नॉक नहीं कर रहा तो यू डोंट नॉक द जॉइंट। ठीक है, मतलब आपको कुछ परेशानी नहीं है तो कोई आपको कुछ परेशानी नहीं करना चाहिए, आपकी जिंदगी चलती रहनी चाहिए। किन लोगों के दूसरा सवाल आपने पूछा था कि मेल फीमेल, हम्म, फीमेल्स में ये ज्यादा जॉइंट का प्रॉब्लम मिलता है एज हम्म, कंपेयर टू मेल, हम्म, स्लाइटली मोर है। हम्म, उसके बायोलॉजिकल रीजंस हैं हम्म, एंड एक्टिविटी रीजंस हैं। बायोलॉजिकल रीजन आपको पता है, हम्म, हार्मोनल, हर महीने का साइकिल और फिर मेनोपॉज, हम्म, ये एक रीजन होता है। दूसरा जो वैसे तो अब यूनिसेक्स का जमाना है, बट फिर भी मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में फीमेल्स एज कंपेयर टू मेल्स ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होती हैं। मैं उनको नहीं कह रहा हूँ जो वर्किंग है, मैं नॉर्मल पब्लिक तो नॉन वर्किंग है ना, तो नॉन वर्किंग पॉपुलेशन में अगर एक नॉन वर्किंग मेल है, एक नॉन वर्किंग फीमेल है, तो फीमेल में ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम रिलेटिवली ज़्यादा होती है। एक सेकेंड, अगर एक नॉन वर्किंग मेल है और वर्किंग फीमेल है, ठीक, तो अगर मीनोपॉज की एज को हटा दिया जाए तो जो नॉन वर्किंग मेल है उसमें ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम ज्यादा होगी। यानी कि आप जितना ज्यादा काम करोगे आप उतना फिट रहोगे। एक्टिविटी इज द की, चलोगे तो चलोगे। घुटने खराब होने का पहला इंडिकेशन क्या होता है? जब आप जमीन पे बैठ के उठेंगे तो आपको घुटनों में दर्द आएगा, दिस इज वन। पर आजकल लोग जमीन पे नहीं बैठते। तो दूसरा रीजन है कि जब आप स्टेयर क्लाइंबिंग करते हो और क्लाइंबिंग में आपको पेन आ रहा है, तो ये दो कॉमन इंडिकेशन है एज रिलेटेड डिजनरेशन का। मैं इसमें स्पोर्ट्स इंजरी या इंजरी को कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। एथलीट्स को हम साइड में रख रहे हैं अभी। तो जिन लोगों को मान लीजिए स्टेयर्स चढ़ते हुए ये इंडिकेट होने लगा कि घुटने जो है परेशान कर रहे हैं या ज़मीन पे उठना बैठना मुश्किल हो गया, बहुत सारे लोग आलती पालती मारकर नहीं बैठ पाते, क्या एक्सरसाइज करने से उस समस्या को रोका जा सकता है? वहाँ पर बहुत सारे लोग सोचते हैं कि नहीं अभी डॉक्टर के पास नहीं जाते, कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं तो कुछ साल 2 साल हमारे निकल जाएंगे। आप देखिए, पहली चीज ये कि आपको ये समझना पड़ेगा कि विच डिस्कम्फर्ट और पेन ऑफ द योर जॉइंट इज सिग्निफिकेंट। अगर कोई भी पेन आया, आकर के 10-15 दिन रहा और 1 महीने में चला गया, तो you should not worry about that. If your age is less than 40 years, you should not worry about that. लेकिन अगर आप 40 प्लस के हैं और आपको वही तकलीफ जब भी आप जमीन बैठते हैं हर बार होती है और ये कई महीनों से हो रही है, महीनों का मतलब कम से कम 6 वीक्स प्लस हो या मिनिमम 3 वीक्स प्लस हो, तो आप ये समझिए कि आपको जॉइंट में कुछ इश्यूज हैं, आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। एक और समस्या जो आज के मॉडर्नाइजेशन की हो रही है, आजकल सभी जगह जो नए कबूतर खाने बन रहे हैं, मतलब मैं मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ जी। आई डोंट नो क्यों वेस्टर्न टॉयलेट को मॉडर्नाइजेशन का इंडेक्स माना जाता है। इट इज रॉन्ग, नहीं होना चाहिए था। हर घर में अगर एक टॉयलेट है और उसके ज्यादातर लोग 60 साल से कम के हैं तो इंडियन टॉयलेट इज बेस्ट। और अगर 2 टॉयलेट हैं तो आपका एक इंडियन टॉयलेट होना चाहिए, एक वेस्टर्न टॉयलेट होना चाहिए। क्यों? इंडियन टॉयलेट से क्या फ़ायदा है? इंडियन टॉयलेट से ये फ़ायदा है, इंडियन टॉयलेट से सबसे बड़ी चीज़ है आपका हिप जॉइंट प्रॉपर मूव करता है, पूरी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, सारे जॉइंट की सारी मूवमेंट, सारी मसल्स काम करती हैं, नी जॉइंट में पूरी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम नहीं होता है, आप जमीन पे बैठ के खाना खाते हैं तो आपका डाइजेशन बेहतर होता है। तो ये कई सारे फैक्टर हैं जो बिकॉज ऑफ वेस्टर्नाइजेशन हम उसको एक्सेप्ट करते हैं और उसको मानते हैं कि डेवलपमेंट का इंडेक्स है, विच इज नॉट। मेडिकली अगर आपकी एज, आपको जॉइंट पेन नहीं और आपकी एज 50 साल से कम है तो इंडियन टॉयलेट इज बेस्ट टॉयलेट। इवन इफ यू सी अकॉर्डिंग टू द हाइजीन, इंडियन टॉयलेट्स आर बेटर हाइजीनिक देन वेस्टर्न टॉयलेट इफ वी आर गोइंग टू पब्लिक टॉयलेट। और आप सोचिए अब वो टॉयलेट्स गायब हो चुकी हैं और एक्सरसाइज में मलासन करते हैं हम लोग ताकि मोबिलिटी बनी रहे। डॉक्टर साहब, चप्पल और जूते क्या घुटनों के, पैरों के दर्द की वजह हो सकते हैं? 99% नो। अगर आपने खराब चप्पल, खराब जूते पहने हैं? अब
कभी कभी कोई मतलब ऐसा थोड़ी ना कि कोई जूता या चप्पल आपकी जिंदगी भर चलने वाला है। कोई भी जूता या चप्पल चलेगा, एक साल फट जाएगा, दूसरा नया आएगा। ये सवाल इसलिए है, बहुत बड़ा मार्केट है जूतों का जो हाँ। ये बताता है कि आप ऐसे जूते पहनेंगे तो आपके पाँव में दर्द नहीं होगा। हील्स पहने या जूते पहने, ये भी एक बड़ा विवाद है जो हर वक्त चलता रहता है, इसलिए ये सवाल। मेरे हिसाब से अगर आप जूते पहनते हैं, वेदर यू आर मेल और फीमेल, योर मोबिलिटी, योर एक्टिविटी, योर कॉन्फिडेंस ऑल इम्प्रूव्स। मतलब जूते और चप्पल में बात करें, अगर जैसे फीमेल्स में फैंसी टाइप की चप्पल, ऊंची हील या कोई भी चप्पल और जूतों को मैं डिफरेंशिएट करता हूँ। जूते इज बेटर देन चप्पल, दिस इज ए। अब चप्पल की बात कर लेते हैं। हाई हील चप्पल इज द लास्ट। नॉर्मल चप्पल फैशन के लिए पहनिए उसको। अपनी कंफर्ट के अकॉर्डिंग कोई भी चप्पल पहनिए, दैट इज ओके। कोई भी चप्पल या जूता अगर आपको पहनने से तकलीफ दे रहा है तो आप डॉक्टर के पास न जाके मोची के पास जाके दूसरा जूता खरीदिए, ना कि डॉक्टर के पास जाके इलाज लीजिए। मतलब इस पे मैं क्या बोलूं। देखिए, बहुत सारी महिलाओं का ये तर्क होता है कि हम फ्लैट चप्पल पहनते हैं तो उससे हमें नुकसान नहीं होगा। क्या फ्लैट चप्पल भी नुकसान कर सकती है? 100% फ्लैट चप्पल नहीं, मतलब देखिए, किसी भी मतलब मेरे स्टेटमेंट को जनरलाइज नहीं किया जा सकता। हर एडवाइस सेलेक्टिविटी होती है और टेलर मेड होती है, किस पेशेंट के क्या एडवाइस है। तो जनरलाइज एडवाइस देना बेहतर नहीं है। कभी आपका मन है फ्लैट पहनने का, मैं फ्लैट पहन सकता हूँ। पहले हवाई चप्पल लोग फ्लैट पहनते थे, पर आप कितनी देर पहन रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है। क्या आप रोज फ्लैट पहन रहे हैं? क्या आप कई सालों से फ्लैट पहन रहे हैं? दो लोग हैं जिनको कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, बोथ आर सेम जेनेटिकली। मान लीजिए दो ट्विंस पैदा हुआ, आइडेंटिकल ट्विंस, एक फ्लैट चप्पल पहन के चले और एक नॉर्मल दूसरी चप्पल जूता पहन के चले, तो फ्लैट चप्पल वाले को फुट में पेन होने के चांसेस ज्यादा होंगे, क्योंकि जमीन की सतह से ज्यादा जुड़ा। फ्लैट आपकी आर्च को मैच नहीं करता। फ्लैट इज नॉट कंफर्टेबल। कभी कभी आप कोई भी फुटवेयर पहने वो आपको नुकसान नहीं करेगा, लेकिन आपकी रोज जिंदगी में जिसको आप करीब 12 घंटे जो पहनते हैं, वो आपका वो फुटवेयर होना चाहिए जिसमें आपको बेस्ट फील हो। एक समस्या हम देखते हैं, प्लांटर फैसाइटिस। इसका हम अक्सर जिक्र सुनते हैं और उसके लिए बहुत सारे चीजें भी आने लगी हैं जो मदद करेंगी। ये क्या होती है? प्लांटर फैसाइटिस यूजुअली एज के साथ आती है, जो कॉमन मिलती है सबसे ज्यादा। कभी कभी इंजरी के बाद भी होती है। होता क्या है इसमें? एक्चुअली जो हमारा फुट होता है वो फुट में एक आर्च होती है, आप देखें अंदर की तरफ एक कर्व्ड होता है जी। अगर आप उसको धनुष आप सोचें, वो धनुष या आर्च ऐसे होती है और जो धनुष की प्रत्यंचा जिसको बोलते हैं थ्रेड, वो सीधी होती है। वो सीधी होती है। तो आपके फुट में वो धनुष की प्रत्यंचा जो है, वो थ्रेड जो है, वो आपकी प्लांटर फेशिया है और धनुष आपका फुट की आर्च है। ये एक टफ, जैसे हमारे हाथ में ये देखिए यहाँ की स्किन और यहाँ की स्किन में फर्क है, वैसे ये इसलिए क्योंकि यहाँ की इस स्किन के नीचे भी एक डीप थिक फेशिया है, वो हैंड में है और हैंड मूव करता रहता है, इस पे प्रेशर नहीं पड़ता, इसलिए यहाँ पे वो फैसाइटिस नहीं होती है। हमारे फुट में हम रोज उस पे चलते हैं और जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे न्यूट्रिशन टू फेशिया, इलास्टिसिटी ऑफ सॉफ्ट टिश्यू कम होती है, क्योंकि एजिंग का एक ही रीजन होता है कि ग्रेजुअली हमारे बॉडी में वाटर कम होने लगता है। ओके। उसका रीजन होता है क्योंकि ग्रेजुअली धीरे धीरे ब्लड सप्लाई कम होने लगती है एजिंग के साथ। जो स्मॉल वेसल्स होती हैं पहले इतनी मोटी होती है और एकदम फिर माइक्रोस्कोपिक हो जाती है, तो वो ब्लॉक होने लगती हैं, तो उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। एक ये रीजन होता है जिसकी वजह से वहाँ पे वो मैकेनिकल स्ट्रेस पड़ता है, तो उसको ट्रॉमा रोज पड़ता रहता है और आप अपने एक्सपेरिमेंटल जूते रोज बदलते रहते हैं, तो आपको प्लांटर फेशिया हो सकती है। किसी भी आदमी को जिंदगी में अगर एक आध बार प्लांटर फेशिया हो रही तो इट इज़ नॉट अ बिग डील, ये हो सकती है। इट मे बी द पार्ट ऑफ योर नॉर्मल बायोलॉजिकल डेवलपमेंट। क्या करना चाहिए ऐसे में? यूजुअली प्लांटर फेशिया में जो पेशेंट्स आते हैं उनको पहचानना होता है। हील पेन या प्लांटर फेशिया दो अलग चीज होती है। बहुत सारे लोग हील पेन और प्लांटर फेशिया को एक ही मानते हैं। अच्छा। हील के अराउंड 3 तरह के पेन होते हैं। एक हील के पीछे पेन होता है,
डिस्क को रेट्रोकैल्केनियल बर्साइटिस बोलते हैं, जो पीछे यहाँ पे कभी कभी कहते हैं कि बोन निकली है पीछे की तरफ। मैं आपसे पूछने वाली थी, हड्डी बढ़ गई है। हाँ, अभी आता हूँ, हील को खत्म कर लो। तो हील के पीछे वाला पेन अलग पेन है, हील के नीचे वाला पेन अलग पेन है, और हील का पेन अलग पेन है। ओके। हाँ, इन तीनों का ट्रीटमेंट डिफरेंट है, तीनों के कॉज डिफरेंट है। तो आपको ये समझना पड़ेगा अगर आप, लेकिन एक चीज याद रखिए कि जब भी आप सुबह सो उठते हैं, पहला कदम रखते हैं, और उस समय सबसे ज्यादा दर्द होता है, जो आधे एक घंटे में धीरे धीरे कम होकर नॉर्मल हो जाता है, तो ये यूजुअली प्लांटर फेशिया होती है। इफ इट इज इनसाइड द सोल में अगर हो रही है, तलवे में अगर आपको हील के पास तलवे में अगर दर्द है तो ये प्लांटर फेशिया है, और हील के पीछे अगर दर्द है तो इसको रेट्रोकैल्केनियल बर्साइटिस बोलते हैं। मेजॉरिटी पेशेंट्स मेडिसिन से ठीक हो जाते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी की जरूरत होती है। अगर आपका पेन 3 महीने से ज़्यादा, 4 महीने से ज़्यादा है, आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी से फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो स्टेरॉइड के इंजेक्शन एक अच्छे ऑर्थोपेडिशियन से लेने से 99% प्लांटर फेशिया ठीक हो जाती है। हील पेन अपने आप में एक अलग एंटिटी है। जैसे हमारा हेडेक होता है, आता है 1-2 घंटे 3 घंटे, माइग्रेन 2-3 दिन में चला जाता है, वैसे हील पेन मंथ्स में आता है और मंथ्स में जाता है। इसके लिए टेम्परेरी ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, जो ठीक हो जाता है। ऑल द 3 और नॉन सीरियस प्रॉब्लम। तो ये जो लोग बोलते हैं हड्डी बढ़ गई है, वो क्या होता है? हड्डी बढ़ना, देखिए डॉक्टर्स उसको किस तरह से देखते हैं? नहीं, हड्डी बढ़ जाती है सच में? मेजॉरिटी जगह हड्डी नहीं बढ़ती है। देयर आर सर्टेन साइट्स जहां पे हड्डी बढ़ी हुई नजर आती है इन द एक्सरे। एक जैसे कि आप देखिए कि एक हेलेक्स वल्गस होता है, अब देखो किसी का ग्रेट टो है, वो अंदर की तरफ एलिवेटेड सा होता है, उसको हेलेक्स वल्गस बोलते हैं। उसमें जेनेटिक लेवल पे उसका डेवलपमेंट होता रहता है, यूजुअली 50 साल के बाद ही नजर आता है, तो वो बढ़ी हुई हड्डी कह सकता हूं मैं। कभी कभी हील के पीछे एक एलिवेशन सा बनता है जी, वो ट्रैक्शन एपिफिसिस होती है, एपोफिसिस होती है बेसिकली, क्योंकि हमारा पीछे का जो काफ मसल नीचे जाके इंसर्ट होती है, तो उसकी वजह से कभी कभी क्या होता है कि बिकॉज ऑफ एजिंग प्रोसेस आपके टेंडन में बोन डिपॉजिट होने लगती है या कैल्शियम डिपॉजिट होने लगता है, क्योंकि वेस्कुलरिटी कम हो रही है, वाटर कंटेंट कम हो रहा है, तो वहाँ पे कैल्सिफिकेशन होने लगता है, तो जिसको लोग कहते हैं कि हड्डी बढ़ रही है। तो आप ये मान के चलिए कि कहीं हड्डी बढ़ती नहीं है, इट इज पार्ट ऑफ एजिंग प्रोसेस और डेवलपमेंटल प्रोसेस, और सबको नहीं होता, ये जेनेटिक ज्यादा होता है। कितने % लोगों में आप ये प्रॉब्लम देखते हैं कि हड्डी बढ़ गई? अगर मेरे पास 100 पेशेंट आते हैं तो 3-4 लोग ये कंप्लेन लेके आते हैं, और मेजॉरिटी अपने एक्सरे पे दिखाते हैं कि हड्डी बढ़ गई है। अच्छा, क्योंकि वो उसमें रिपोर्ट में लिखा होता है कैल्केनियल एस्पर, और डॉक्टर को भी बताने में आसान होता है, कौन इतनी पढ़ाई कराए, हाँ देखो ये तुम्हारी हड्डी बढ़ रही है। इसके अलावा करते क्या है? कुछ नहीं करने की जरूरत होती है, ऐसे ही छोड़ देते हैं उसको किसी बढ़ी हुई हड्डी को किसी सर्जरी की जरूरत नहीं होती। मैं जो चीजें बोल रहा हूँ 100% ना लें, वो 90% से ज्यादा सत्य है, 10% में एक्सेप्शंस होते हैं, क्योंकि ये मैं पब्लिक टॉक दे रहा हूँ। ठीक बात है। अब कुछ सवाल आप ही के पॉडकास्ट से जुड़े हुआ है कि हमारी डिस्क बल्ज कर गई है, हम क्या करें? तो ये डिस्क बल्जिंग क्या होती है और क्या आम आदमी इसे पहचान सकता है? नॉर्मली अगर आपको बैक पेन आया, जब बैक पेन होता है तभी लोग जाते हैं एक्सरे कराते हैं, और एक्सरे के बाद फिर एमआरआई कराते हैं। आजकल लोग ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं, तो एमआरआई पहले करा लेते हैं और फिर डिस्क लेके घूमते हैं पूरी दुनिया में कि मुझे डिस्क हो गया। अगर आप ये वाले कैटेगरी के मरीज की बात बता रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि उसको डिस्क बल्ज नहीं, उसके एमआरआई में डिस्क बल्ज है। तो डोंट ट्राई टू ट्रीट योर एमआरआई रिपोर्ट, ट्रीट योरसेल्फ। तो कैसे डिस्क बल्ज? अगर आपको कोई तकलीफ नहीं है, खाली एमआरआई रिपोर्ट में डिस्क बल्ज आया है, तो आप भूल जाइए कि आपको डिस्क है। अच्छा, मैं बड़ा दोबारा क्लियर कर रहा हूं कि अगर आपकी एमआरआई रिपोर्ट में डिस्क बल्ज है और आपको कमर का दर्द नहीं है, हुआ था और वो खत्म हो गया है, तो आपको डिस्क नहीं है। नहीं है? हाँ। किन लोगों को है? हाँ, अब अगर आपका डिस्क बल्ज का पेन है और वो आपका कंटिन्यूअस होता जा रहा है, आपका कमर से दर्द शुरू होकर के आपके पैरों को रेडिएट कर रहा है, रोज रात में आपको तकलीफ दे रहा है, और ये आप जब दवा खाते हैं आराम आ जाता है, दवा बंद करते हैं दोबारा आ जाता है, देन ओनली इट मे बी द डिस्क पेन। अच्छा, होता क्या है डिस्क बल्ज में? क्या खिसक जाती है डिस्क? नहीं, ये आप यूं समझिए कि हमारे स्पाइन में मल्टीपल वर्टिब्रास होती हैं, छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं बोन्स के,
अगर सारे बोन्स के ब्लॉक हो बिना किसी सॉफ्ट कुशन के, तो फिर स्पाइन की बेंडिंग नहीं होगी, साइड बेंडिंग नहीं होगी। तो साइड बेंडिंग हो, ये मेंटेन रहे, इसके लिए भगवान ने उसके बीच में शॉक एब्जॉर्बर्स लगाए हुए हैं, जिसको हम डिस्क बोलते हैं। वो डिस्क ही है जिसकी वजह से मेरी गर्दन मूव कर रही है, मेरी गर्दन रोटेट कर रही है, मैं आगे झुक पा रहा हूँ, मैं साइड से झुक पा रहा हूँ, ये डिस्क की वजह से है। अब इतने सारे मूवमेंट होते हैं, इस मूवमेंट में कभी कभी डिस्क थोड़ी बहुत स्लिप हो सकती है, लेकिन वेदर दैट इज द कॉज ऑफ पेन, इट्स रियली डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई बाय MRI। अच्छा, तो कैसे पता चलता है? ये क्लिनिकल डायग्नोसिस होती है। अगर आपको डिस्क है और आपको उसी डायरेक्शन में, डिस्क बल्ज 3 तरह की होती है, डिस्क राइट में निकले, डिस्क लेफ्ट में निकले, डिस्क पीछे की तरफ निकले, ये 3 तरह की रिपोर्ट होती है। खिसक के इधर खिसक, हाँ, किसी भी वापस भी आ जाती है क्या? वापस भी आ जाती है कभी कभी, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, यंग हैं तो वापस भी आ जाती है, बट जहां से निकलती है वहां पे एक टेंडेंसी होती है कि दोबारा भी निकल आती है। ठीक। बहुत सारे लोगों को लिखी हुई रिपोर्ट में आती है कि L1, L2, L3, L4, L4, L5, मतलब जितनी है सब में डिस्क बल्ज है, तो ये दिस इज नो डिस्क बल्ज। अच्छा, मेजॉरिटी की बात बता रहा हूँ, एक्सेप्शंस हैं, मैं मेजॉरिटी की बात। अगर मल्टीपल लेवल पे डिस्क बल्ज लिखा हुआ जिसका मतलब मस्त रही, कुछ नहीं है। अच्छा, अगर किसी जगह एक एक्यूट डिस्क है, एक लेवल पे है, बड़ी सी डिस्क है जो पीछे की तरफ आ रही है, और आपका पेन भी डिस्क आपको राइट साइड निकली है, और अगर आपका पेन भी राइट साइड हो रहा है, देन इट इज डिस्क पेन। अगर आपकी रिपोर्ट में लेफ्ट साइड डिस्क निकली है और आपको दर्द राइट साइड में आ रहा है, तो आप समझ ही सकते हैं कुछ और है, कि कुछ और है, और डिस्क रीजन नहीं है। तो क्या एक्सरसाइज करने से ठीक हो जाता है ये पेन? 90% से ज्यादा बैक पेन के पेशेंट बिना सर्जरी के ठीक होते हैं, विच इंक्लूड्स मेडिसिन, प्रॉपर एडवाइस, एक्सरसाइज, रिहेबिलिटेशन। लेस देन 10% पेशेंट्स में स्पाइन के केस में या बैक पेन के केस में सर्जरी की जरूरत पड़ती है। तो कमर दर्द हो तब उसे कमर दर्द माने। अगर आपको MRI रिपोर्ट ऐसा कह रही है कि कोई दिक्कत है, तो सबसे पहले अपने लक्षणों पर गौर करें। कंफ्यूज हैं तो डॉक्टर की मदद लें। अपने आप रिपोर्ट्स के जरिए अपना इलाज करने के बारे में ना सोचें। चलते चलते एक सवाल और है डॉक्टर साहब, क्या बहुत लंबे समय तक AC में रहने वाले लोगों की हड्डियों में दर्द होता है? ये नॉर्मल बात है? जी हाँ। ऐसा क्यों होता है और क्या करना चाहिए? इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि सन एक्सपोजर नहीं होता है। यूजुअली लोग गर्मियों से बचते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं, और आजकल तो जिम भी एयर कंडीशन होने लगे हैं, तो ऐसे लोगों को देखा गया है कि उनमें विटामिन डी डिफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है, और जिसकी वजह से उनको फटीग, जनरलाइज बॉडी पेन हो सकता है। क्या करें? AC में ना रहें, एक्सरसाइज करें, फिजिकल एक्टिविटी करें। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि AC में ना रहने का मतलब ये नहीं है कि आप ना रहें। AC में ना रहने का मतलब है कि यू शुड नो व्हाट यू नीड, बॉडी नीड्स। फिजिकल एक्टिविटी रोज होनी चाहिए, जॉगिंग, रनिंग एक्टिविटी रोज होनी चाहिए। कुछ एक ऐसा काम आप जिंदगी में चूज कर लिए जिसकी वजह से आपको दिन में एक बार पसीना आए, आपकी बॉडी वार्म हो, एक बार स्वेटिंग अगर आपको हो रही है, मतलब स्वेटिंग का मतलब बहुत सारे लोग स्वेटिंग नहीं होती है, वो ये ना समझे कि हम स्वेटिंग ही करा के मानेंगे। मतलब एक लेवल होता है जब आप थक जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं। कुछ ऐसा करें जिससे आप एक बार कम से कम अपनी एक स्ट्रेंथ तक के लिए फिजिकल एक्टिविटी करें, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। AC आपकी बेनिफिट के लिए है। अगर आपका AC 24 घंटे आपका साथी है, तो फिर आपको डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा मैसेज है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जिन्हें लगता है कि वो AC के बिना बिल्कुल भी 1 मिनट नहीं रह सकते। एक शेर है, पसीने पसीने हुए जा रहे हो, ये वो लोग कहाँ से चले आ रहे हो। डॉक्टर साहब की हिदायत ये है कि कई बार अपने शरीर से पसीना निकलवाना आपके शरीर के लिए सेहतमंद होता है, बशर्ते वो एक्सरसाइज के जरिए निकल रहा हो। अपनी सेहत का ख्याल रखिए। हड्डियों से जुड़े हुए और भी जो सवाल हैं, बोन हेल्थ को लेकर आपके मन में जितने भी मिसकंसेप्शंस हैं, जितनी भी धारणाएं हैं, जो कन्फ्यूजन्स हैं, उन्हें आप हमसे शेयर कीजिए। हम फिर उनके जवाबों के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। आपके शेर से एक बात याद आई, जो आपने शेर कहा तो हम भी अपना एक शेर दे ही देते हैं जी, कि हद के अंदर हो नज़ाकत तो अदा होती है, हद से बढ़ जाए तो आप अपनी सजा होती है। इतनी नाजुक न बनो, हाय इतनी नाजुक न बनो।